हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह की हमारी नेस्टेड डिसीजन होता था उसी तरह की हमारी नेस्टेड लूप होती है। नेस्टेड डिसीजन में हमारे पास एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होती थी और नेस्टेड लूप में हमारे पास एक लूप के अंदर दूसरी लूप होगी। अब हमारे पास 2 लूप का भी नेस्ट हो सकता है, 3 लूप का भी हो सकता है और 4 लूप का भी हो सकता है। तो हमारे पास एक लूप के अंदर कितनी भी लूप हो सकती हैं। अब देखते हैं हमारी जो नेस्टेड लूप होती है उसका हमारे पास यूज़ क्या है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारा टेबल की फॉर्म में है। अब हमारे पास यहाँ पे एक नया वर्ड है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा एक ऐसा तरीका होता है डेटा को स्टोर कराने का जिसके अंदर हम अपने डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर कराते हैं। मान लेता हूँ मैं एक मेमोरी है और हमारी मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है। तो हमारी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह नहीं होता। हमारी डेटा स्ट्रक्चर हमारे डेटा को अरेंज करती है। जैसे हमारा एक डेटा यहाँ पे पड़ा है, एक डेटा यहाँ पे पड़ा है, एक डेटा यहाँ पे पड़ा है। तो ये डेटा हमारा व्यवस्थित रूप से पड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक डेटा कहीं पे है, एक डेटा कहीं पे है। तो जब हम अपने डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर कराते हैं तो वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब वापिस आते हैं अपने नेस्टिंग में। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारी टेबल की फॉर्म में है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, अगर हम इसको ध्यान से देखें उस टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम्स दे रखे हैं। ये हमारा एक कॉलम है, ये हमारा एक कॉलम है, ये हमारा एक कॉलम है और ये हमारा एक कॉलम है। जो कॉलम होता है उसका मतलब होता है स्तंभ। जैसे ये हमारा एक पूरा का पूरा कॉलम बन गया, ये हमारा एक दूसरा कॉलम बन गया, ये हमारा एक तीसरा कॉलम बन गया और ये हमारा एक चौथा कॉलम है। तो हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 4 कॉलम है। और अगर मैं इसके अंदर रो की बात करूँ तो ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है और ये मेरी तीसरी रो है। और मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर रखी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है, ये मेरी पहली रो है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो उसका मतलब ये है, ये मेरी दूसरी रो है। और यहाँ पे 3 लिखा है तो उसका मतलब ये है, ये मेरी तीसरी रो है। रो से मतलब होता है पंक्ति। तो ये मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी पंक्ति है। और मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का मतलब है कॉलम। तो मेरा ये पहला कॉलम है मतलब स्तंभ है, ये मेरा दूसरा कॉलम है, ये मेरा तीसरा कॉलम है और ये मेरा चौथा कॉलम है। तो यहाँ पे मेरी एक टेबल है, उसके अंदर मैं अपना डेटा स्टोर करा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डेटा स्टोर कराया, मैंने यहाँ पे कराया, यहाँ पे कराया, यहाँ पे कराया, फिर यहाँ पे कराया। तो इस तरह मैं अपनी पूरी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपना डेटा स्टोर करा सकता हूँ और ये मेरे डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करती है। अब अगर मेरे को इस डेटा को देखना है कि ये डेटा मेरा कहाँ पे है, तो इसको देखने के लिए मेरे को 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली तो मेरी रो कौन सी है और दूसरा मेरा कॉलम कौन सा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरी रो नंबर 2 है और जो मेरा कॉलम नंबर है वो भी 2 है। तो मेरी रो हो गई 2 और कॉलम हो गया 2 जो मेरे इस डेटा को पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ मेरा ये डेटा कहाँ पे है तो मैं इसकी रो देखूँगा। ये मेरी फर्स्ट रो है और मेरा 4th कॉलम है। तो जो मेरा यहाँ पे डेटा है वो फर्स्ट रो में है और 4th कॉलम में है। तो अगर मेरे को कोई भी डेटा को देखना होगा तो मेरे को उसके लिए मेरी रो चाहिए और मेरा कॉलम चाहिए। और अगर मेरे को अपनी इस पूरी टेबल को प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैं अपनी नेस्टेड लूप का यूज़ कर सकता हूँ। अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो अगर मैं अपनी रो 1 को देखूँ तो मेरे रो 1 के अंदर मेरे पास पहला कॉलम है, मेरे पास दूसरा कॉलम है, मेरे पास तीसरा कॉलम है और चौथा कॉलम है। तो मेरे रो की वैल्यू तो सेम है। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेरे रो की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, मेरी रो की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। बट मेरा कॉलम चेंज हो रहा है। मेरे कॉलम की वैल्यू है 1, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू है 2, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू है 3 और यहाँ पे कॉलम की वैल्यू है 4। इसी तरह अगर मैं अपनी रो 2 के लिए देखूँ तो मेरे यहाँ पे कॉलम की वैल्यू है 1, कॉलम की वैल्यू है 2, कॉलम की वैल्यू है 3 और कॉलम की वैल्यू है 4। तो मेरी हर रो के लिए मेरे कॉलम की सारी वैल्यू मेरे को मिल रही हैं। और जो मेरी नेस्टेड लूप होती है उसका काम यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी 2 फॉर लूप लगा दूँ जो मेरी नेस्टेड होगी, तो नेस्टेड लूप में क्या होता है, जो मेरी अंदर वाली लूप होती है वो मेरी बाहर वाली लूप की हर वैल्यू के लिए चलती है। जिस तरह यहाँ पे मेरी हर रो की वैल्यू के लिए मेरे कॉलम की हर वैल्यू चल रही थी। अगर मैं अपनी रो को पहले वाली फॉर लूप के अंदर लिख दूँ कि ये मेरी रो है और जो मेरी दूसरी वाली फॉर लूप है उसके अंदर मैं लिख दूँ ये मेरी कॉलम के लिए है, तो जो मेरी कॉलम वाली लूप है वो मेरी रो वाली लूप की हर वैल्यू के लिए चलेगी। तो अगर मेरी रो की वैल्यू है 1 और मेरे पास 4 कॉलम है तो मेरी रो की 1 वैल्यू के लिए मेरे कॉलम की मेरे को चारों वैल्यू मिलेगी। मेरे को 1 भी मिलेगा, मेरे को 2 भी मिलेगा, मेरे को 3 भी मिलेगा
और मेरे को 4 भी मिलेगा। इसी तरह मेरे 2 के लिए भी मेरे को 1 भी मिलेगा, मेरे को 2 भी मिलेगा, मेरे को 3 भी मिलेगा और मेरे को 4 भी मिलेगा। इसी तरह मेरे 3 के लिए होगा, तो मेरे को यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 के लिए 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है और मेरा 4 भी मिल रहा है। तो सेम बात यही है, मैं अपनी 2 फॉर लूप लगाऊंगा और अपने टेबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब जो हमारी नेस्टेड लूप है, इसका उपयोग केवल यही नहीं होता कि हम अपने टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके उपयोग हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई पैटर्न प्रिंट कराना है या फिर हमें कुछ अलग काम करना है, तो जैसे आप अपने क्वेश्चंस देखोगे जो हमारे पास क्विज होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें यहाँ पे अपनी नेस्टेड लूप यूज़ करनी है। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है जिससे आप जाके देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरह से काम करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से देखेंगे कि ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी रो की वैल्यू और जो हमारे कॉलम की वैल्यू है, वो हमारी किस तरह से चलती हैं। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मेरी क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद मैंने अपनी 2 फॉर लूप लगाई हैं। अब अगर हम इन फॉर लूप को देखें तो इन फॉर लूप से मेरे को अपनी इस टेबल को एक्सेस करना है, तो मेरे को हर रो के लिए मेरे हर कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो जो यहाँ पे मेरा आई है वो मेरा रो का काम करेगा और जो मेरा जे है वो मेरे कॉलम का काम करेगा। मतलब मैं आई से अपनी रो दिखाऊंगा और जे से अपना कॉलम दिखाऊंगा। और मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो मैं अपनी फॉर लूप लिखता हूँ जिससे मैं अपनी रो की वैल्यू को एक्सेस करूँगा। मैंने लिखा है 4, उसके बाद मैंने i इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। अब जो मेरा i है ये मैंने 1 इसलिए दिया है क्योंकि जो मेरी रो की स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है, तो मेरे को इससे रो को एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई है। अब मैंने कंडीशन के अंदर लिखा है i लेस देन 4, मतलब जो मेरे i की वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो केवल 3 हैं। तो जब मेरे i की वैल्यू होगी 3 तो मेरी कंडीशन सही हो जाएगी, बट जैसे ही मेरी i की वैल्यू 4 होगी तो मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 4th रो नहीं है। फिर मैंने i प्लस प्लस किया है क्योंकि मेरे i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, उसके बाद मेरी 2 हो रही है, तो मैंने यहाँ पे केवल 1 का इंक्रीमेंट किया है, तो मैंने i प्लस प्लस किया है। अब इस लूप से मैं अपनी तीनों रो को एक्सेस कर पाऊंगा। पहले मेरे को 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, बट मेरे को 1 की वैल्यू के लिए मेरे जो कॉलम्स हैं उनकी सारी वैल्यू चाहिए। मेरे को 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए और 4 भी चाहिए। तो मैं अपनी इस लूप के अंदर एक दूसरी लूप लगाता हूँ जो मेरी कॉलम के लिए होगी। मैंने लिखा है 4, जे को मैंने 1 पे इनिशियलाइज किया है। अब जब मैंने जे को 1 पे इनिशियलाइज किया है उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मेरा कॉलम की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो मैंने इसलिए अपने जे को 1 पे इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने कंडीशन दी है जे लेस देन 5। ये कंडीशन इसलिए दी है क्योंकि जो मेरे कॉलम की लास्ट वैल्यू है वो 4 है, और मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा जो कॉलम है वो हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए। अगर वो छोटा होगा तो चल जाएगा, अगर वो उसके बराबर हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा। तो जैसे ही मेरे जे की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ से मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 5th कॉलम है ही नहीं। तो जो मेरी ये वाली लूप है ये मेरी कॉलम की 1 वैल्यू के लिए चलेगी, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। अब अपनी इस फॉर लूप को लिखने के बाद मैं अपने स्टेटमेंट लिखूंगा। मैंने लिखा है system.out.println, मतलब मैं प्रिंट करा रहा हूँ और उसके अंदर मैंने अपने i और j की वैल्यू दी है। पहले मेरी रो की वैल्यू है, फिर मेरे बाद में कॉलम की वैल्यू है और इनके बीच में स्पेस है। और मैं ऐसा करता हूँ, इस स्पेस को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ और मैं अपने कोड को भी रन करा देता हूँ जिससे हमें चीज़ें अच्छी तरह दिख जाएं। अब मैं समझाता हूँ कि हमारी लूप किस तरह से चल रही है। तो मेरा यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेरे i की वैल्यू हो जाएगी 1 और मेरी यहाँ से कंडीशन चेक होगी। अब मेरी कंडीशन सही है तो मेरे i की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो मैं अपनी लूप के अंदर चला जाऊँगा। जब मैं अपनी लूप के अंदर जाऊँगा तो मेरे को दूसरी फॉर लूप मिलेगी जिसके अंदर मेरे j की वैल्यू है 1। अब मेरी j की वैल्यू 1 है, मैं अपनी कंडीशन चेक करूँगा, मेरी यहाँ से कंडीशन सही है। अब मेरी कंडीशन सही है तो मैं अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा जिसके अंदर मैं अपने i और j की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। अब मेरे i की वैल्यू थी 1 और j की वैल्यू 1 थी, तो मेरे को यहाँ पे 1 1 मिल रहा है। उसके बाद मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं अपने j को इंक्रीमेंट करूँगा। अब मेरा j इंक्रीमेंट होगा तो मेरे j की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन फिर से सही है, बट मेरे i की वैल्यू अभी भी 1 है क्योंकि मैंने अपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया है क्योंकि मैं अभी इसी फॉर लूप के अंदर हूँ। तो मेरे i की वैल्यू 1 रहेगी और मेरे को 2 मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो अभी हमें 2 वैल्यू मिली है और अगर हम अपने टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास 1 1 ये रहा और 1 2 ये रहा, तो हमें यहाँ पे 1 2 भी मिल रहा है और हमें 1 1 भी मिल रहा है। उसके बाद तो जैसे ही मेरे यहाँ से स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो मेरी j की वैल्यू बढ़ेगी, 3 हो जाएगी, कंडीशन सही है। अब अगर ये कंडीशन सही है तो मैं अपना स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा।
मेरे आई की वैल्यू अभी भी 1 ही है तो मेरे को 13 मिल जाएगा। उसके बाद जो मेरे जे की वैल्यू है वो फिर वापस से बढ़ेगी, 4 हो जाएगी। कंडीशन अभी भी सही है तो मेरे को यहाँ पे 14 मिल जाएगा। अब जैसे ही मेरी जे की वैल्यू बढ़ेगी तो वो वैल्यू हो जाएगी 5। और अगर मैं यहाँ पे आपको कंडीशन लिख के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी 5 लेस देन 5, जो कि एक गलत कंडीशन है। अब जब मेरी ये कंडीशन गलत है तो मैं अपनी इस फोर लूप से बाहर निकल जाऊंगा। जब मैं इस फोर लूप से बाहर निकलूंगा तो मेरे इस फोर लूप के जो स्टेटमेंट थे वो भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं सारे के सारे, तो मेरे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब जब मेरे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो मेरे आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी और मेरे यहाँ से कंडीशन चेक होगी। अब ये कंडीशन सही है तो मैं अपनी इस फोर लूप के अंदर वापस से जाऊंगा, तो फिर मेरे को अंदर वापस से एक फोर लूप मिलेगी। फिर वापस से मैं अपने जे को 1 पे इनिशियलाइज करूंगा। अब मेरे जे की वैल्यू है 1, मेरी कंडीशन फिर से चेक होगी और मेरी कंडीशन सही हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा और मैं अपने आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। अब मेरे आई की वैल्यू है 2 और मेरे जे की वैल्यू है 1, तो मेरे को यहाँ पे 2 1 मिल रहा है। और अगर हमें अपनी 2 1 को देखना है अपनी टेबल के अंदर तो मेरे को यहाँ पे 2 1 है। फिर वापस से मेरे जे की वैल्यू बढ़ेगी, मेरे को 2 2 मिल जाएगा, फिर मेरे को 2 3 मिलेगा, फिर 2 4 मिलेगा। फिर जब मेरी ये वाली लूप खत्म हो जाएगी फिर मेरे आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो मेरे को 3 1 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 3 4 मिलेगा। और अगर मेरे को आउटपुट के अंदर देखना है तो मेरे को यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 2 4, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे पूरी फोर लूप चलेगी। और जब मेरे आई की वैल्यू हो जाएगी 4 तो मेरी ये वाली फोर लूप भी बंद हो जाएगी, तो मैं अपनी इस फोर लूप को एग्जीक्यूट कर नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से मैं अपनी पूरी की पूरी टेबल को एक्सेस कर पाऊंगा। अब अगर मेरे को इस टेबल को एक्सेस करना है तो मैं अपनी व्हाइल लूप का भी यूज़ कर सकता हूँ अपनी फोर लूप की जगह पे, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं व्हाइल लूप का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ आया होगा हम अपनी टेबल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा तब होगा जब हम अपना 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे होता है उसके अंदर हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर होती है वो हमारी एक टेबल होती है। तो हमें इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि अभी हमें इसका यूज़ भी करना होगा जब हम अपना 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरह से चल रहा है और हमारी टेबल किस तरह से एक्सेस हो रही है। अब आपके पास 2 टास्क हैं। सबसे पहले आपको इसको अपनी व्हाइल लूप से करके देखना है और उसके बाद आपको अपनी क्विज को सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो और इस क्विज को एक्सेस करना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।